अदलिया से मुताल्लिक़ आइन में तरमीम करने की हुकूमती पहली कोशिश नाकाम हो गई है। मुत्तहिदा हुकूमत पर बिखरी हुई जमात PTI और सिर्फ 13 अरकान के साथ पार्लियामान में मौजूद मौलाना भारी पड़ गए हैं। हुकूमत संडे को हैप्पी संडे बनाने के लिए बार बार इजलास का वक्त मौखर करती रही और मौलाना के दर पर हाजिरियां होती रहीं, मगर मौलाना एक मायाना सियासतदान है। जानते हैं कि उनके 13 वोटों की जो अहमियत आज है ना, वो ना पहले कभी थी और ना आइंदा कभी होगी। वो अपना पूरा वक्त ले रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक आईनी तरमीम का मुसव्वदा जारी नहीं किया, जिसका शिकवा उनसे उनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं। मगर जो मुसव्वदा लीक हुआ है ना, उसमें कोई 52 तजावीज़ शामिल है। सबसे अहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीक़ेकार है। मौजूदा कानून के मुताबिक तो सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनता है, मगर अब तजवीज़ है कि चीफ जस्टिस का चुनाव सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि 3 जजेस के पैनल में से होगा। पार्लियामानी कमेटी 3 जजेस के पैनल में से जिसे चाहेगी चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकेगी। 26वीं आईनी तरमीम में एक अलग आईनी अदालत की तजवीज़ भी दी गई है। अपने नाम के मुताबिक आईनी अदालत सिर्फ और सिर्फ आईनी केसेस सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ अवामी मुकदमात सुनना और फैसला देना होगा। हुकूमत आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट हमजा शहबाज केस में फैसला दे चुकी है कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देने वाले रुकन का वोट काउंट नहीं होगा और वो रुकन डी-सीट भी हो जाएगा। मगर हुकूमती तरमीम के मुताबिक पार्टी के खिलाफ जाकर वोट डालने वाले रुकन का वोट तो काउंट होगा, मगर वो अपनी सीट गंवा देगा। हुकूमत की इस तजवीज़ पर तनकीद भी हो रही है कि हुकूमत ऐसा करके लोटाक्रेसी का रास्ता एक बार फिर से खोल रही है। अरकान को मौका दिया जा रहा है कि वो पैसों की खातिर या किसी दबाव में आकर अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर सकें और हुकूमत बनाने या फिर गिराने के अमल में शरीक हो सकें। इसके अलावा जजों की तकर्रुरी का तरीक़ेकार, जी हाँ, जजों की तकर्रुरी के तरीक़ेकार में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई है। कौमी असम्बली की कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सू मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़ है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। ये जो भी तजावीज़ हैं अभी गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। एक बात जो हतमी है वो ये है कि इन तजावीज़ की मंजूरी दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत के बाद ही होगी और अभी तक, जी हाँ, अभी तक हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और हुकूमत चाहती है कि चंद दिनों बाद ही सही वो आइन में 26वीं तरमीम करने में कामयाब हो जाए। ये मुज़ाकरात, ये मुलाकातें, ये मुसव्वदे में बार बार तब्दीलियाँ, ये सब जमहूरियत का ही तो हुस्न है। हमारे सियासतदान ऐन जमहूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वरना यहाँ पाकिस्तानियों ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया था कि वो जैसे चाहें आइन में रद्दो बदल कर दें। वर्दी में परवेज़ मुशर्रफ को वोट देने वाले बानी PTI की पार्टी तहरीक इंसाफ भी इन तरमीम को अदलिया पर और जमहूरियत पर हमला करार दे रही है। क़यामत का दिन है वैसे कि आज जमहूरियत का सबक वो पढ़ा रहे हैं जो अपने दौर इख्तिदार में 30 मिनटों में, जी हाँ, 30 मिनटों में 40 बिल पास कराने का आलमी रिकॉर्ड रखते हैं। आज वो लोग भी पार्लियामान की बालादस्ती की दुहाइयां दे रहे हैं जिनका लीडर खुद एतराफ़ कर चुका है कि उन्हें जब भी कोई बिल पास कराना होता था तो वो एजेंसीज को कहा करते थे कि जाइए जाकर अरकान को पकड़ कर लाइए ताकि उनसे हम बिल मंजूर करा सकें। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की पहली कोशिश भले ही नाकाम हो गई हो, मगर इस सारे प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि हमारे कई सियासतदान, कई सहाफ़ी और यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बुग़्ज़ में मरे जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह की मोहब्बत में जिए जा रहे हैं। अलमिया तो ये भी है कि पार्लियामान, जिसका बुनियादी इख्तियार और काम ही ये है कि वो आइन और कानून साजी करे, उसके इक़दामात पर तो तनकीद की जा रही है, मगर जो लोग आइनी ओहदों पर बैठकर सियासी फैसले दे रहे हैं उन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। इस पार्लियामानी लड़ाई में तहरीक इंसाफ भले ही पहले राउंड में फाते रही हो, मगर ये फतह उस मौलाना के बलबूते पर थी जिससे उनका लीडर और पूरी जमात भरे जलसों में तज़हीक का निशाना बनाया करते थे। आज जिस तरह तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के वारी वारी जा रही है ना, उससे साबित हो गया है कि ये जमात काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इनको इख्तिदार मिला तो फजलुर रहमान को मौलाना कहना भी गुनाह था। आज काम पड़ा तो उनकी इमामत में नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। जी हाँ, ये वही पार्टी है जिसने इख्तिदार की खातिर कौमी असम्बली में आर्मी चीफ को अब्बू बोल दिया था। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।
हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वन ऑफ अ वेरी टायरिंग एंड अ टफ डे फॉर हर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर जदून साहब हैं माहिर कानून मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, द मैन ऑफ द आवर, बेसिकली द पार्टी ऑफ द आवर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जी बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। तो बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हैवन सेड दैट, मुद्दा सबको पता है जो कि हॉट केक बना हुआ है और वो है एक आईनी तरमीम, और वो आईनी तरमीम जो कि लटकती जा रही है। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, मैं आपके सामने पहला सवाल रखूंगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानना चाहता है कि इतनी हाइप आपने क्यों क्रिएट की जब आपके पास आईनी तरमीम के लिए नंबर ही पूरे नहीं थे, और अगर नंबर पूरे नहीं थे तो आपको इतनी हाइप क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए थी। पूरे 10-12 घंटे आपने ना सिर्फ टेलीविजन शोज़ के अंदर जो है आनियाँ जानियाँ लोगों को दिखाई, बल्कि मैं तो ये कहूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दिस, मजाक उड़ गया नून लीग का, हुकूमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत का मजाक उड़ा और ना ही किसी ऐसी बात पे हम ये सोचें कि क्या हो गया। बात ये है कि हमने एक आईनी तरमीम का मसवदा तैयार किया और सबको ये पता है, जितनी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, कि ये आईनी तरमीम हम क्यों जाना चाहते थे। हम मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने हमें ये सजेशन दी थी, हमारे मिनिस्टर जनाब आजम नजीर तारड़ साहब को, कि जी बरस का केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती और लोग जो है इंसाफ के लिए धक्के खाते हैं। तो ये बेहतर है कि हम जजेस की तादाद को बढ़ा दें, कम से कम लोगों को इंसाफ से जल्द मुहैया हो। हमने ये उनकी सजेशन पे, बाकी लोगों की राय से ये अमेंडमेंट का वो मसवदा तैयार किया। ठीक है कि हम इसे असेंबली में लाएंगे। लेकिन हुआ इससे कि जब हमने ये बात की ये से और बाकी लोगों से, काफी दीगर जमातें जो हमारी पार्टी थी, MCM थी और पार्टी है IPP और इसमें काफ लीग भी थी, तो वो सब लोग हमारे साथ एग्री थे। तो हमने जब ये तैयार किया, अब मसला ये था कि हम चाहते थे कि यूनानिमसली इसको पास किया जाए। ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं या पीपल्स पार्टी का नहीं या दीगर सियासी जमातों का नहीं। तो इस कंसेंसस के लिए हमने मौलाना साहब से रब्ता किया, पूरी एक टीम उनके पास गई, बार बार गई, और फिर उसके बाद जनाब उनके जो कामरान साहब है सेनेटर, उनको हमने मसवदा भी दिया और उसके बाद हमने उनसे ये भी कहा कि आप हमें अपनी सजेशन भी दें, जो भी आप हमें रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो आप हमें दें। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मजलिस शूरा में और मौलाना साहब से बात करके मशवरा करके फिर आपको बताएंगे। सो बेसिकली ताहिरा साहिबा, ये सारी बातें हमने देखी भी। मुझे ज़ाती तौर पर तो नून लीग की और आप लोग की इस नीयत पे शक नहीं है कानून साजी को लेकर, आईनी तरमीम को लेकर के, लेकिन एक तो तासुर ऐसा जा रहा है कि आप लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या फिर आप लोगों ने इस चीज़ को मिस हैंडल किया। मतलब आपने इजलास बुला के, मुझे अलाउ करें कंप्लीट करना ताहिरा साहब, मैं आपका जवाब सुनने के लिए मुंतज़िर हूँगी इस सवाल के, जैसे मेरा सवाल खत्म होगा मैं खुद मुंतज़िर हूँ। आपने पहले सेशन कॉल किया और सेशन कॉल करने के बीच में ही अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने सेनेटर्स को थका करके आप कानून साजी कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। जब आपने मुशावरत के बारे में शोर ही नहीं थे कि मौलाना साहब आपके पलड़े में वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे फॉर दैट मैटर, तो आपको सेशन ही नहीं बुलाना चाहिए था। ये मिस हैंडल नहीं हुआ क्या? नहीं, मुशावरत उसी वक्त होती है जब सेशन कॉल होता है और सारे लोग हाजिर होते हैं। हमने कॉल सेशन इसलिए किया कि हम ये जो मसवदा है इसको करवा लेंगे और हम सियासी जमातों से ये तवक्को रखते थे कि जिस तरह हम सोच रहे हैं, हमारे एलाइज सोच रहे हैं, तो ये भी उसी नहज पे सोचेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसे नहीं, हम पहले ये मसवदा डिस्कस करेंगे, शूरा में जाएगा, हम लोगों से मुशावरत करेंगे। उन्होंने एक लंबा प्रोसीजर बता दिया, इसीलिए हमने आज हाउस खत्म कर दिया कि फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद इसी मसवदे पे सब लोग सोच लें। इवन हम पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, ताकि वो भी जमात है, ठीक है, हम चाहते हैं इसमें वो भी अपनी इनपुट दें
और हम उनके भी मुशावरत के साथ ये मसौदा पास करना चाहते हैं। ये नहीं कि वो वाघा बॉर्डर पार की कोई सियासी जमात है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तो आपको बता दिया ना कि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, मौलाना साहब ने भी आपको बता दिया। तो बेसिकली पहला राउंड तो उनके नाम हो गया और आपको शिकस्त हुई है पहले राउंड के अंदर, तो उन्होंने तो अपना फैसला बता दिया। अब तो ये आईनी तरमीम हो, ये पूरा मामला हो, ये तो अब लिंगर ऑन हो गया ना, ये पेंडिंग में चला गया, ऐसे ही है ना? नहीं, पेंडिंग में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए किया बात। 2 हफ्ते में उन्होंने कहा कि जी हम फिर दोबारा सोचेंगे और फिर हम आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे। तो हमने कहा 2 हफ्ते कोई मसला नहीं, 2 हफ्ते के सेशन को खत्म कर दिया। इसके बाद 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे। चलिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 वीक्स। ताहिरा साहब मेरे साथ रहिएगा, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी सुने और फिर अगले सवाल लेकर के मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। जहांगीर जदून साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, मिस हैंडलिंग थी, हुआ क्या? कि हमें तो यही पता था, बल्कि इनफैक्ट सेशन स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले मैंने ही इसी कुर्सी पर, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर बैठ करके शोज की, और जो मेरे शोज के ना पार्टिसिपेंट आते थे वो ये कहते थे टेंशन लेनी मौलाना साडे नाल ने, साडे नंबर पूरे ने। व्हाट वेंट रॉन्ग सर, व्हाट हैपेंड? बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक बाख्तियार अदारा है, वो आईनी तरमीम भी कर सकती है, कानून भी पास कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 3 प्रिंसिपल जो फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये है कि पार्लियामेंट चाहे भी तो कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं ला सकती जिसपे वो जो अदलिया की आज़ादी है उस पर कोई कदगन लग जाए, नंबर 1। नंबर 2 को पार्लियामेंट अगर चाहे भी तो कोई ऐसा कानून या आईनी तरमीम नहीं ला सकती जिसपे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। और तीसरी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट चाहे भी तो कोई ऐसा कानून और तरमीम नहीं ला सकती जो इस्लामिक प्रोविजन पे कदगन लगाए। अब देखें ना, एक आप इतना बड़ा 54 जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं, पूरे आइन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर अदलिया आप एक नई कोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप जो है वो आप एक बिल्कुल छोटी अदालत का दर्जा दे रहे हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म करके, और एक नया ढांचा जो है फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका खड़ा कर रहे हैं। और उसमें एक आर्टिकल मैंने आज पढ़ा है 189 में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी उस पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होंगे और सुप्रीम कोर्ट के उस पे बाइंडिंग नहीं होंगे। तो ये ऐसा देखें, कोई भी रिफॉर्म्स करें उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तो इतनी बड़ी अमेंडमेंट को जो है वो पब्लिक नहीं किया गया। जो आइन है पाकिस्तान का वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान एंड स्टेट। अगर लोगों को नहीं पता है कि हमारे आइन के अंदर या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या तब्दीली होने जा रही है, तो वो तब्दीली कभी सस्टेन नहीं कर सकती। जो मर्जी तब्दीली कर ले, गवर्नमेंट करे, सारी पोजीशन बैठ जाए, जब तक इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं लोग अगर जुडिशल रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग जो बार एसोसिएशन वाले हैं, वकुला हैं, कल देखें 1 घंटे तक किसी को पता ही नहीं मुसवदा क्या आ रहा है। अब जब मौलाना ने बहुत जोर दिया तो उसके बाद मुसवदे की कॉपी जो है वो आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता है। सारा काम जो है प्रिजम्पशन पे चल रहा है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल आप तब्दीली ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तहस नहस कर रहे हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है, कानो कान खबर ही नहीं है। और रात को इजलास कब हो रहा है जी? 10 बजे रात को इजलास हो रहा है। इजलास कब हो रहा है जी? रात के 11 बजे तक आप वेट करें। इजलास कब हो रहा है? रात के 2 बजे तक वेट करें। भाई इस मजाक से तो बेहतर था कि आप इस मसवदे को पब्लिक डिबेट के लिए पहले भेजते कि जी ये चेंजेस लाना चाहते हैं, इसमें कौन कौन सी पार्टियां आपके साथ हैं, कौन कौन सी सिविल सोसाइटी, कौन से वकला, कौन सी बादशाह आपके साथ हैं। तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। आराम से आप जो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में थी तो रिफॉर्म्स हो जाती है। लेकिन इस तरह देखिए ना, इन रिफॉर्म पे शकूक व शबात पैदा हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में ये जो मुसवदा दिया गया है, ये वाली रिफॉर्म्स होना मुश्किल नजर आ रही है, मुझे मुश्किल नजर आ रही है। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे पास तो 3 लॉ एक्सपर्ट्स हैं, 2 पैनलिस्ट भी हैं मेरे साथ जिनका ताल्लुक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन उनके पास जाने से पहले मुख्तसरन जहांगीर साहब मैं चाहूँगी कि आप मेरी और देखने वालों की, मैं जुल्फ़िकार बदर और इनकी जो है बैरिस्टर साहब की तो बात नहीं कर सकती, बैरिस्टर शाहिद साहब की, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके लिए कानून की जो तशरीह है वो इनकी अपनी होगी। लेकिन आप मेरी रहनुमाई और मेरे देखने वालों की रहनुमाई कर दें कि अदलिया से मुताल्लिक़ अगर कानून साजी करनी हो तो क्या वो अदलिया पर हमला तस्वुर होगी? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं होगा अदलिया पे हमला, लेकिन अदलिया की आज़ादी पे कोई आप कदगन लगाना चाहते हैं तो वो अदलिया पे हमला है। तो ये जो आईनी तरमीम हो रही है, आप लोग को ये लग रहा है कि ये किसी सूरत कदगन लगाने के मुतरादिफ है? बिल्कुल कदगन लगाने के। देखें ना, आप एक जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं मंसूर अली शाह, उसका रास्ता रोक रहे हैं। वो 26 तारीख को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला है।
किसी को पसंद हो ना हो, उसका जो भी फैसले हो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई सारे जज को बाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला है 46 साल के बाद वो रिवर्स हो गया, पीपल्स पार्टी ने बाकी वाम ने भी कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक उस अदालत को जो है वो तहस नहस कर दें। अब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 26 तारीख को बनने वाला है, मेरे ख्याल में वही बनेगा। आप एक जज के पीछे कि आपने काजी फैसले को पहले कहा, आप देखें ना, एक मसवदा आपने एक जेब में एक मसवदा डाला, वो दूसरे में अभी जी ये हम एक्सटेंशन कर रहे हैं जजों की, जी उनकी उम्र बढ़ा रहे हैं। पहले आपने एक लॉ लाया असेंबली के अंदर, जी हम जजों की अपने तादाद को बढ़ा रहे हैं। इस तरह दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ, और मसवदा आया कहाँ से है? गवर्नमेंट के किसी भी जहांगीर साहब, दुनिया की तो बात ना करें ना, पाकिस्तान में बाकी सारी चीज़ें कौन सी वैसी हो रही होती हैं जैसे दुनिया में हो रही होती है। लेकिन आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल इसमें लेकर, मेरे साथ रहिएगा जहांगीर साहब, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको सुनवा देती हूँ कि जुल्फ़िकार अली बदर साहब इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर माशाल्लाह से उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो फतह का बिगल है वो तो मेरे शो में बजाएगी। दे आर हैप्पी, दे इवेंचुअली गॉट इट व्हाट दे वांटेड। लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें। मैं इस वजह से परेशान हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, नॉट एज एन एंकर, एज ए पाकिस्तानी, बेसिक सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है, कानून साजी कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी करना है। दे आर द लॉ मेकर्स, दे हैव टू मेक द लॉ, राइट। असल तो डिबेट ये होनी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक आईनी अदालत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझ जैसे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? जुल्फ़िकार बदर साहब, आपका तो फिर भी मिल जाएगा, अगर आपको टेलीविजन पे लोग जानते हैं, अगर आप स्टार हैं तो फिर शायद आपको दस्ती इंसाफ मिल जाए। लेकिन व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट दिस गाय जो कैमरा के पीछे खड़ा है? असल डिबेट तो इस पर होनी चाहिए, लेकिन ये डिबेट भी सियासत की नजर हो गई। एम आई राइट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रेस कर दिए। पहली चीज़ ये है कि कैमरे से पीछे खड़ा हुआ हमारा भाई हो, मैं हूँ, आप हो, इस मुल्क में निज़ाम तब बेहतर होगा जब पाकिस्तान के अंदर अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर सबके लिए कानून एक बराबर होगा। अगर आप ये समझें कि मैं यूनिफॉर्म पहन के या वकील बन के अपने लिए कानून में या कोई इंसाफ में बेहतरी कर लूँगा, दीज आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉट द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। इन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, ना कि जो है पंचायती फ़ैसले होने हैं। तो ये वी हैव टू बी क्लियर ऑन दिस थिंग, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट का तो बारहा दफ़ा मैं भी एक बात कर चुका हूँ और बिलावल साहब भी, कि पार्लियामेंट का काम जो है ना, पार्लियामेंटेरियंस का काम है, दैट इज़ लेजिस्लेशन। और अगर वो अच्छी लेजिस्लेशन करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम्स, स्ट्रेटजीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये चीज़ें आगे चल पड़ेंगी। अदरवाइज़ बहुत सारे कानून ऐसे बने हुए हैं जिसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सो दिस इज़ आई थिंक द ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस के वो लेजिस्लेशन और आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करें। बिकॉज आई थिंक पार्लियामेंट जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर जो चीज़ लैक कर रही है, पार्लियामेंटेरियंस को खुद नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं और वो किस किस को पार्लियामेंट में कॉल कर सकते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग द कमेटीज आर इन द पार्लियामेंट। वो चाहे सेनेट की कमेटीज हैं या नेशनल असेंबली की कमेटीज हैं, बहुत पावरफुल है, आप किसी को भी कॉल ऑन कर सकते हैं। और ये जहांगीर जदून साहब जिस तरह से फरमा रहे हैं, भाई ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि ये कदगन लगाने के बराबर है। क्या कदगन लग रही है? देखिए, मैं तो इसमें ज़ाती हैसियत में एक बात करूंगा, क्योंकि अभी तक एक चीज़ सामने मंजर आम पे आई नहीं, और मैंने तो पढ़ी नहीं और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी नहीं कि क्या चीज़ है उस मुसवदे में। वो ड्राफ्ट जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कल अटॉर्नी जनरल ब्रीफिंग तो दे रहे थे बिलावल को, हर जगह पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही थी, एंड इट वाज इन द ईवान सदर, इवन देन यू पीपल डोंट नो कि व्हाट वाज इन द राइट अप। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बिलावल साहब को अगर पता है या 2-3 और लोगों को पता है, तो मैं समझता हूँ कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पता होगा और मौलाना साहब को भी इस बारे में पता होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपने अगर मुसवदा तैयार कर दिया और आपने कैबिनेट से प्रूव कराने से पहले आप पार्लियामेंट में लाना चाह रहे हैं, तो ये सारा मामला जो मेरी ज़ाती नाकस इल्म और तजर्बे के अंदर है, आई थिंक दे वर डूइंग सम हेस्ट, और जो इसके हैंडलर्स थे उनसे ये चीज़ें प्रॉपर, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं हो सकी। बिकॉज अगर इस चीज़ को लाना भी था तो आप पहले कैबिनेट से अप्रूव करवा लेते, और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग मौलाना एंड रेस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, उनसे पहले ही जो है आप मुशावरत कर लेते, तो फिर ये चीजें बेहतर रहनी थी, रादर देन के आप कि जरदारी साहब ने किसी काम में हाथ डाला हो, बिलावल भुट्टो ने किसी काम में हाथ डाला हो,
और मौलाना की तरफ से इनकार आया हो, चिट्टा कोरा जवाब। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द रीसेंट टाइम्स। क्या जरदारी साहब हैज लॉस्ट हिज मैजिक? व्हाट हैपेंड? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जरदारी साहब का मौलाना साहब के साथ बड़ा पुराना और अच्छा रवादारी इज्जत का ताल्लुक है और आज भी वो ताल्लुक है, इसी तरह ही है। अगर वो ताल्लुक ना होता तो जरदारी साहब खुद चल के मौलाना साहब के पास ना जाते। मौलाना साहब ने लाज नहीं रखी मौलाना साहब ने जरदारी देखिए, मौलाना साहब की जो चीज हमें नजर आ रही है वो प्रिंसिपल उन्होंने एक बात की है कि जी हमारे से शेयर करो या क्या करो। तो अभी जो सारी खेल है वो मौलाना साहब के हाथ में, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे उनकी इम्पोर्टेंस है और उन्होंने अपनी मर्जी की चीज़ों को जो है प्लस माइनस करवाना है। इस वजह से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने जो रात को बात की, जो आज बिलावल साहब ने भी की, कि मौलाना साहब ये समझते हैं कि हमें पीटीआई और दीगर ऑपोजिशन जमातों को भी के साथ बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। आई थिंक विच इज़ अ फेयर एनफ एंड गुड थिंग कि हमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई ऑन बोर्ड नहीं भी होता और मेजॉरिटी अक्सरियत इसके अंदर मानती है तो लेजिस्लेशन अक्सरियत अगर हुकूमत मैनेज कर लेती है तो लेजिस्लेशन पास हो सकती है। बट दे हैव टू वर्क ऑन द मेजॉरिटी नंबर्स, so they have to see on that गेम ही सारी नंबर की है ना, नंबर गेम होगा तो फिर इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, उनके पास जाते हैं जो कि इस पूरे सिनेरियो के बेनिफिशियरी हैं। सर, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, द विक्ट्री फॉर टुडे इज विद बैरिस्टर साहब, यानी बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के पास। तो बैरिस्टर साहब, वैसे आपका कंसर्न सर आंखों पर, आप पर्सनली भी हमेशा बड़ी सेंसिबल बात करते हैं और इस टाइम के ऊपर ठीक है जो भी पीटीआई के कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल सर आंखों पर। लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट है, एक इल्तजा है सर, कम से कम आप जमहूरियत का जो सबक है वो आप हमें ना पढ़ाइए, क्योंकि मुझे याद है, आप शायद भूल गए हैं, हमें याद है ज़रा ज़रा, इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि जब आप वज़ीर आज़म हुआ करते थे, यानी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो इत्तेहादी भाग जाते थे, कानून साजी नहीं हो पाती थी, फिर वो एजेंसी से रिक्वेस्ट करते थे, फिर जो एजेंसीज़ हैं वो पूरा ना सिर्फ कोरम पूरा कराते थे बल्कि अलग से ब्रीफ भी करते थे और कहते थे चलो जी शाबाश अब जाके जी ये कानून साजी करनी है। और सर क्या रिकॉर्ड था, 30 मिनट में 40 से ज्यादा आईनी तरमीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं, पीटीआई की दौरे हुकूमत में है। तो सर ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, जमहूरियत का सबक पढ़ाने के अलावा जो चाहे मर्जी आपने बात करनी है, प्लेटफॉर्म हाजिर है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने प्रोग्राम में दोबारा लाया और इस आईनी बहस के हवाले से आपने शरीके गुफ्तगू किया। देखिए बेनिश, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो किस चीज के मुताबिक है, वो है आईने पाकिस्तान 1973। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अगर कुरान पाक के बाद सबसे कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो वो आईने पाकिस्तान है, जिसके तहत यहाँ पे हर इदारे ने चलना है, जिसके तहत यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने चलना है, जुडिशरी ने चलना है, लेजिस्लेचर ने चलना है, सब ने इस डॉक्यूमेंट के तहत चलना है। और इसकी अमेंडमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने अमेंडमेंट करनी है। ये वो आइन है जो मुतफिका तौर पे 26 साल पाकिस्तान बनने के बाद मिला था। उससे पहले भी 2 आइन आए थे, आपको याद है, और उनका क्या हाल हुआ ये भी सारी पाकिस्तानी कौम अच्छी तरह जानती है। ये वो आइन था जो जुल्फिकार अली भुट्टो, जो एक जमहूरी आदमी था, और बाकी सारी सियासी जमातों ने इसको मिलके दिया था। और उसके बाद कई दफा ये आइन एब्रोगेट भी हुआ, ये आइन सस्पेंड भी हुआ। इसके अंदर फौजी हुक्मरान जो है वो अपनी अमेंडमेंट्स भी लेकर आते रहे, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स भी आते रहे, लेकिन जब भी जमहूरी हुकूमत आई आइन की असल रुख की तरफ वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब हुआ क्या है, हमें क्या मसला क्या था जो हम इस आईनी मुसवदा जो मुजवजा तौर पे पेश किया जाना था, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। और मैं हैरान हूँ, हमारे पास ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने आगे बात की कि हम बार काउंसिल्स के साथ राब्ते में हैं, उनके साथ हमने मुसवदा शेयर किया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल्स को जो है आजम नदीर तारड़ साहब ही समझ रहे हैं कि सारी बार काउंसिल्स जो हैं वो आजम नदीर तारड़ हैं। तारड़ साहब को हमने कंसल्ट कर लिया, उनको मुसवदा दिखा दिया तो सारी बार काउंसिल्स को दिखा दिया। ऐसा नहीं है, आपको बार काउंसिल्स के एक एक मेंबर को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और ये मुसवदा शेयर करने में हर्ज क्या है। ये एक आईने पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट है, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह जदून साहब ने कहा कि सबसे बड़े इफेक्टिव तो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, पब्लिक एट लार्ज है, आप उनको क्यों एतमाद में नहीं लेते।
आपने उनके साथ ये चीजें क्यों इनको जो है वो खुफिया तो रखा? बैरिस्टर साहब, क्या उसी पब्लिक को ये हक हासिल नहीं है कि उसके केसेस प्रायोरिटी पर सुने जाए रादर देन सियासी केसेस? बिकॉज अदालतें इतनी ओवरबर्डन्ड हैं बिकॉज ऑफ द सियासी केसेस कि एक आईनी अदालतें पैरेलल पे चाहिए। हम उसी पब्लिक की बात कर रहे हैं। जी सर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो आईनी पैकेज ये देना चाह रहे हैं, मुझे बताएं वहां पे कहां पे रेजोल्यूशन ऑफ केसेस की बात आई? मेजॉरिटी जो मेजर बैकलॉग है वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर है। 93% बैकलॉग वहां पे है। 93% केसेस जिनका बैकलॉग का हम जिक्र करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास हैं। क्या इस आईनी अमेंडमेंट के अंदर जो अभी तक सोशल मीडिया या आप लोगों के मीडिया के थ्रू आई हैं, क्या कहीं पे ये बात की गई कि हम सिविल जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं पे ये बात की गई कि हम सेशन जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं? बात सिर्फ एक आ रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए तो 2/3 चाहिए भी नहीं। वो तो 1997 का एक्ट आप चेंज करें, तादाद बढ़ा दें, हमें उसके अंदर कोई एतराज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप आर्टिकल 175(a) के अंदर अमेंडमेंट मांगते हैं, आप कहते हैं कि जनाब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं क्या जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं? 175 आर्टिकल क्या इसको नहीं बनाता? क्या जो है आपका आर्टिकल 175 टिल आर्टिकल 204 जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जो आईने पाकिस्तान की शिकें हैं, क्या वो हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट्स को नहीं बना रही? फिर आप देखें, इन्होंने बात की जी हमने जो है वो जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र बढ़ानी है, 65 से 68 साल करनी है। तो 18वीं तरमीम के अंदर बेल जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ही LFO को खत्म करते हुए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो मुशर्रफ का लाया हुआ था उसमें 68 साल थी, उसके तहत आपने उसको रिवर्स किया 18वीं तरमीम के अंदर और आपने उसको 65 साल किया। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट यहाँ पे बनती है कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए, उसके तहत इन्होंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगी उसकी आगे अपील लाए करेगी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 5 जजों का बना रहे हैं, क्या इनको नहीं, इसकी अपील कहाँ पे लाए करेगी? वहां पे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल्कुल खामोश है। और जब इन्होंने बनाया, या तो ये उस वक्त गलती कर गए या ये अब बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी पड़ेगी। इसका जवाब मैं आपको पीपल्स पार्टी से ले देती हूँ। जहांगीर जदून साहब भी जाहिर सी बात है माहिर कानून है, वो भी इसका आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे बस ये बता दें, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है वेरी क्विकली, मुझे बस ये बता दें कि आपने इनके साथ डिस्कशन करनी है, मुशावरत करनी है इसके ऊपर कि आपकी तरफ से वो क्या कहते हैं, चिट्टा कोरा जवाब है, करना क्या है? मुझे जरा प्रोग्राम में बताएं ना, ताकि मैं इसी नोट के ऊपर ब्रेक लूँ। देखिए बात ये है, आइन के अंदर अमेंडमेंट अगर पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के अंदर है, हमारे साथ बैठे बात करें, कौन नहीं बात करना चाहिए? ठीक है, बात हो सकती है। बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, पंजाब के इश्यूज हैं, आए हमारे साथ बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये बात शुरू कहाँ से करते हैं? ये बात ही NRO की बात करते हैं। ये कहते हैं जो हमने चोरियां की हैं वो हमें माफ करते हैं। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कदगल लगाई जाए। किसकी बात करते हैं कि जो है मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। तो आइन और कानून के मुताबिक चले ना, जो आइन और कानून कहते हैं उसके मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक चले। आए हमारे साथ बात करें, हमने कब इनकार किया बात करने से? हम तो कहते हैं, जो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि बात ही नहीं करनी, नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, वो तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। आप बिल पार्लियामेंट के अंदर ले आए, वहां पे डिबेट करवा दें, रखें इसके ऊपर 1 महीना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप जो मुजव्वजा आईनी तरमीम है इनको ले जाए पंजाब बार काउंसिल में, इनको पब्लिक के अंदर जो है। ओके बैरिस्टर साहब, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। काफी लंबी बात हो गई है। ब्रेक के बाद जी एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जुल्फिकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद है, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हैं, वेरी ऑनरेबल जहांगीर जदून साहब जो हैं वो आज सीधी बात का हिस्सा बने हुए हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अब जरा आपकी पार्टी के मामलात की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ फिर हैंड हो गया, उनको फिर किसी ने अंधेरे में रख दिया। हमें तो ये पता है कि वो आए भागम भाग लाहौर से इस्लामाबाद, और वहाँ पर उनको ये बताया गया कि भाई मौलाना साहब तो बिल्कुल रेडी हैं वोट करने के लिए। जैसे ही नवाज शरीफ साहब आए, मौलाना साहब से मिले, बाद में पता चला जी मौलाना साहब से ना मुसव्विदा शेयर किया गया ना कुछ, नवाज शरीफ साहब को अंधेरे में रखा, वो वापस चले गए। अब देखिए आज सेशन हो रहा है, आज नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में नहीं है। क्यों आप लोग नवाज शरीफ साहब को बार बार नाराज कर रहे हैं? कौन उनको अंधेरे में रख रहा है? जिन्हें कोई अंधेरे में नहीं रख रहा, और नवाज शरीफ साहब ऐसे लीडर हैं जिनका विजन हम सबसे ज्यादा है जितने बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। हम मसला जो उनका तजर्बा हम सबसे ज्यादा है। उन्हें किसी ने अंधेरे में नहीं रखा। हमें ये था
कि मौलाना साहब के साथ क्योंकि जरदारी साहब की मुलाकात हो चुकी है और बिलावल भुट्टो साहब रात भी उनसे जब मिल के निकले, तो मैं बतौर एक सियासी वर्कर मैंने टीवी लगाया हुआ था, देखा तो उन्होंने मिट्टी का निशान बनाया गाड़ी में, आपने भी शायद देखा हो। जी जी। तो मैंने यही अंदाजा किया कि ये मामला हल हो गए हैं, क्योंकि पहले जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, फिर मोहसिन नकवी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा कि ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि मसला हल हो गया। लेकिन उसी ख्याल के तहत सबने सोचा, और फिर उसके बाद ये भी बात हुई कि मौलाना साहब इंशाल्लाह वोट करेगी, उनको बता दिया गया और उनसे उनकी पार्टी से बात हो गई। उसके बाद जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो वोटिंग नहीं है, तो उनको कोई जरूरी काम भी था पंजाब में, तो वो फिर उन्होंने कहा वोटिंग भी नहीं है और कल का सेशन भी जो है वो एक आम सेशन है, उसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कुछ ऐसा अहम मसला भी नहीं। तो वो रात को ही तो वापस चले गए, ना किसी से नाराज होके गए, ना उनको किसी ने अंधेरे में रखा। उनको कोई अंधेरे में रख सकते हैं? रख रहे हैं ना। यही बात मैं आपसे कर रही हूँ ताहिरा औरंगजेब साहब, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी डंडी मार रही हैं आपके, नहीं वो नाराज होके नहीं गए, जस्ट फॉर अ फेस सेविंग। मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी पता है कि वो नाराज होके गए। चले मैं इसके ऊपर ज्यादा आपसे बात नहीं करती, लेकिन ये तो बता दें कि नवाज शरीफ साहब को ये सारी ब्रीफिंग दे कौन रहा था कि मौलाना साहब भी ओके जी मन गए ने, कानून साजी ओके जी डन ने हो गई जे तुसी आ जाओ, ये सारी जो कन्वे कर रहे थे नवाज शरीफ साहब को सारी बातें, ये कौन कर रहा था? ये एक अंधेरे में रखने की बराबर है। आप मुझे बताएं, आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन, आपको पता चले आप आई हैं और जी यहाँ पर तो वो माहौल ही नहीं है जिस माहौल का के बारे में आपको बताया गया था। आपको मैं लिख के देती हूँ ताहिरा साहिबा, आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप वहां से पाँव पटक कर चली जाएंगी। ये तो फिर नवाज शरीफ है। देखिए मेरी बात सुने जी, हमजा शहबाज साहब फ्रांस गए हैं 2 दिन पहले, ठीक है, वो फिर ऑल द वे ट्रैवल करके वापस आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मुझे भी वोट डालना और वोट की अहमियत सबको पता है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अपने वोट के लिए आए थे कि मुझे भी वोट कास्ट करना है इस अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जब वो आए तो यहाँ माहौल साजगार नहीं था। सीधी सी बात है, हमारे बंदे पूरे नहीं थे, कोई पार्टी कोई शिकवा कर रही थी और मौलाना साहब के अपनी बातें थी कि जिन्होंने मुझे मुसवदा नहीं दिखाया। हमने गौर नहीं किया ना कि मुसवदा कामरान साहब को दिया जा चुका था, उनके जो पार्टी के सेनेटर है, तो उनके पास 2-3 रोज से पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने कहा हुरैबी साहब ने जी नहीं मिला, तो हमने कहा उनसे क्या हमने बहस करनी है, वो भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो हमने उनसे भी कुछ नहीं कहा। तो मुझे सिर्फ ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कौन ब्रीफिंग दे रहा था, मुझे कसम खुदा की नहीं पता कौन दे रहा था, क्योंकि मैं उस कमेटी में शामिल नहीं थी। अगर आप कमेटी में शामिल होती ना तो मियां साहब इतने गुस्से ना होते, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा मेरे साथ रहिएगा, जरा जहांगीर जदून साहब के पास जाते हैं। जहांगीर जदून साहब, फिर से एक बड़ा सवाल। जी जी, पूरे नहीं कहना तो मैं उन्हें लाहौर से ट्रैवल ही नहीं करने देती, मैं उन्हें बता देती। ये देखे ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप ये कह रही ना आप उन्हें ट्रैवल ही नहीं करने देती, इसीलिए मैं कह रही थी आपको कमेटी में शामिल करें। भाई जो भी सुन रहा है भाई, ताहिरा औरंगजेब साहिबा को कमेटी में शामिल करें, ये जो भी आप कमेटियां बना रहे हैं, ताकि मियां साहब को अच्छी रिपोर्ट मिले। पार्टी के बड़े मसाइल चल रहे हैं भाई, नून लीग के बड़ी बड़ी टेंशन चल रही है। जहांगीर जदून साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या सीनियर मोस्ट होना चाहिए या फिर अब पैनल ऑफ 2-3 पीपल में से एक सिलेक्शन का चॉइस होना चाहिए? जैसे कि सर पाकिस्तान का अपेरेंटली सबसे ज्यादा पावरफुल ओहदा एक आर्मी चीफ का होता है। इवन फॉर द आर्मी चीफ 4-5 लोगों का एक पैनल आता है और उसमें से फिर पिक एंड चूज किया जाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा होता है तो कोई कबाहत है, और क्या नहीं ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या मसला है? आर्मी चीफ जो है वो लेफ्टिनेंट अपॉइंट होता है और 30-35 साल सर्विस गुजारता है एक ही इदारे के अंदर, जबकि जज जो है मोस्टली 10 से 15 साल उनकी सर्विस होती है, जो जज डायरेक्ट हाई कोर्ट में आते हैं। और इनको जब जज भर्ती किए जाते हैं तो तमाम इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं, उनकी काबिलियत। बाज़ बात देखें, आप उसके सिस्टम को मज़ीद ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, मज़ीद उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। मकसद ये है कि देखें ना, आप तरमीम पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी कि ये तरमीम न करें। मैंने पहले आपको बता दिया है कि उसमें यह है कि आपकी इंटेंशन देखी जाती है और टाइमिंग देखी जाती है। अब देखें ना, अपेरेंटली तो हो सकता है ये नीयत नहीं है, लेकिन लग ये रहा है, परसेप्शन ये बन गया है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो उनको चीफ जस्टिस जो है ये बनता नहीं देख सकते। सबसे बड़ी बात ये अब हो सकता है ये जहांगीर साहब ये भी बता दीजिए, कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, आप माशाल्लाह इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठा रहे हैं भाई। ये भी तो फिर पूछना है ना कि ये परसेप्शन बनाया किसने? नून लीग ने तो नहीं बनाया होगा,
क्या पीपल्स पार्टी ने बनाया कि पीटीआई ने बनाया? ये परसेप्शन किसने बनाया? क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि वही बनेंगे, वो तो बार बार कह रहे हैं, एंड ही इज द लॉ मिनिस्टर सर। सो ये परसेप्शन बनाया किसने? जी सर, ये परसेप्शन तब बनता है जब कल ख्वाजा आसफ की आपने स्टेटमेंट पढ़ी है। वो क्या कह रहे थे कि जजेस जो हैं उनको सियासी पार्टी रजिस्टर कर जाना चाहिए। अब एक डिफेंस मिनिस्टर को ऐसी बात सेफ देती है कि वो एक जुडिशरी के बारे में कि जिस भी गवर्नमेंट के, ये पीएमएलएन की बात नहीं है। देखें आप पीछे देखें 2018 के अंदर, या अब भी पीटीआई वाले चीफ जस्टिस पे इस्लामाबाद के और जो अपने जो भी जज उनके खिलाफ फैसला होता है वो कितना क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने जजों को धमकियां भी दी हैं। तो हमारे यहाँ ये वतीरा बन चुका है कि जिस भी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला आता है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में रुकावटें डालते हैं, वो मेरिट पे काम करने को तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं हमारी मर्जी का अवामी गवर्नमेंट मिल गई है तो हमारी मर्जी के फैसले आने चाहिए, हमें कोई ऐसा फैसला कबूल नहीं है जो गवर्नमेंट को किसी भी तरह से जिच बचाए या गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करे। भाई आप काम अगर ठीक करेंगे तो कोर्टें तो अगर मेरिट पे फैसला नहीं देती तो आपके पास आगे रेमेडियल रिव्यू फाइल कर दें, या बारह जो है अगर हाईकोर्ट से फैसला आता है तो आईसी हो जाती है, आईसी में आगे फिर सुप्रीम कोर्ट सीपीएल हो जाती है। तो इसमें बड़े चांस होते हैं, बंदे को सब्र करना चाहिए। बाज़ का देखें ना, अब ये सीटों वाला मामला है, एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो इस पे बंदे को इतना मतलब सीख पा होने के जो है बजाय एक आइन का, एक कानून का सहारा लेते हुए बाज़ का फैसले खिलाफ भी आते हैं, तो बंदे को अपनी सलाह करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी, इससे कोई मुबर्रा नहीं है कोई कहें जी ये हम बड़े ठीक है तो वो दूसरे गलत है, या ये ठीक है तो दूसरे गलत है। ये क्रॉस द बोर्ड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब फैसला वो गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके डिसीजन और होते हैं। अब अपोजिशन में देखें ना, पीटीआई क्या कर रही है, लेकिन इसी पीटीआई के आप देखें जो बानी पीटीआई जेल में उनकी तकरीरें सुने क्या कर रहे हैं, हम मेंबर कहाँ से लाते हैं, वो आप एमएनए की तकरीर सुन कर हम खुद तो नहीं आते, हमें तो लाया जाता है। अब वो बजट पास करते हैं तो किस जनरल का नाम लेते थे जी कि फैज हमीद जो है वो सारे मेंबर पूरे करके देता। तो ये बातें जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है, और पार्लियामेंट को कौन चलाता था। तो ये हमारे अंदर इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं, डेमोक्रेसी को नहीं चलने दिया जा रहा। अभी आपने मियां नवाज शरीफ की बात की है, मियां नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान इसलिए लाया गया कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो उनको प्राइम मिनिस्टर किसने नहीं बनाया? जहांगीर साहब ये भी अब आप वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे पीटीआई बातें करती है, ये बैरिस्टर साहब की पार्टी बातें करती है कि मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लाया गया था। हकीकत है, जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करें। प्राइम मिनिस्टर ही बनना हो, उनकी अपनी पार्टी उनको अंधेरे में रखती है। नवाज शरीफ को लंदन में जाके बताया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप आए, आप इस मुल्क को लीड करें। उन्होंने देखे ना पूरी वोट उनके गिर्द घूमती है। जब उन्होंने तमाम पाकिस्तान के अंदर एक वोटिंग का पैटर्न बनाया तो उनको आराम से, मुझे पता है मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता किस तरह साइड लाइन किया गया है। ये कोई माने ना माने, अगर मुस्लिम लीग वाले कोई बंदे नहीं मानते, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये एक हकीकत है, सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मियां नवाज शरीफ को इंटेंशनली इस्टेब्लिशमेंट समझी थी कि हो सकता है हमारे रास्ते में रुकावट बन जाए, उनको हटाया गया, उनको नहीं बनने दिया गया प्राइम मिनिस्टर। ताहिरा साहिबा ऐसी बात है, उनको नहीं बनने दिया, जरा इसका जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक पर जा रही हूँ। देखिए मोहम्मद नवाज साहब ने खुद शुरू किया था, पहले पार्टी मीटिंग जब इलेक्शन से पहले हुई, तब भी जब इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई, पार्लियामेंटेरियन की मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं हूँ। एक बात उन्होंने खुद कही, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं नहीं हूँ, शहबाज शरीफ साहब हैं, आप इनको वोट देंगे, ये आपके लिए पार्लियामेंट में किरदार अदा करेंगे। मैं पार्लियामेंट मैं मेंबर जरूर हूँ, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं। ठीक है, चलिए जी, मुझे लगता है शायद जहांगीर जदून साहब की जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्लैरिटी आ गई होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जुल्फिकार बदर साहब एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात सुनेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। जहांगीर जुल्फिकार अली बदर साहब हैं मेरे साथ, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हैं, जहांगीर जदून साहब हैं, एंड ताहिरा औरंगजेब साहिबा मेरे साथ। जी जुल्फिकार बदर साहब, ज़रा जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है, ज़रा उनको एड्रेस कर दीजिए प्लीज़। और फिर ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ये भी मुझे बताइए कि आपके नॉलेज में है कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ होके गए हैं या वैसे ही कोई ज़रूरी काम था इसलिए वापस चले गए हैं, तो क्या जरदारी साहब भी नाराज़ हो गए हैं कि मौलाना साहब ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी जो भी नंबर गेम की जो पूरी चीज़ थी कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग मिल करके यानी तरमीम कर लिया, वो नहीं हो रही है ना, वो पेंडिंग में चली गई है। सो क्या पीपल्स पार्टी के बेंचेस में भी कुछ नाराज़गी का आंसर है, डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कर चुके हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ये किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए, ये ओवरऑल कंसेंसस बिल्ड करके होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, एंड वी हैव अ क्लैरिटी अमंग आवर लीडरशिप, अमंग आवर पार्लियामेंटेरियंस। और जहाँ तक बात थी किसी एक पर्सनल बंदे को कोई फेवर देने की या उसको रोकने के लिए,
देखिए, बिलावल साहब ने एक बात दोबारा कुछ अरसा पहले की है, और आपको याद होगा 18th अमेंडमेंट जब हुई थी उसके बाद फिर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर ब्लैकमेल करके एक 19th अमेंडमेंट की गई थी। और वो आपको पता है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने गिलानी साहब को जो बात कही थी कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं पूरी 18th अमेंडमेंट जो है स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। तो उसके अंदर जजेस का तरीकाकार जो है वो मेंशन किया गया था कि कैसे जो है जजेस का तरीकाकार होगा, कैसे जजेस को बनाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या चीज़ है। तो अभी भी अगर तमाम फ्री कैन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस चीज़ को जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था वो एक बड़ा फेयर सा तरीकाकार लिखा हुआ था, इस पे किसी जज को भी इतराज़ नहीं था, कोई मामला नहीं था। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जो जजेस का की जो एक जुडिशल आप समझे एक्टिविज्म है, और यहाँ कोई उनकी अपनी ईगो का प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से वो 19th अमेंडमेंट को लेके आया गया। अदरवाइज अगर वही तरीका का रहता तो आज जो ये अमेंडमेंट की जा रही है और ये जितना मामला किया जा रहा है वो कभी होना ही नहीं था और किसी को इतराज़ नहीं होना था। एक चीज़ पे तो हम बड़े क्लियर हैं कि कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जिस पे अवाम, जिस पे जुडिशरी और जिस पे आइन के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आए तो पीपल्स पार्टी तो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती। मामला आपके क्लियर होने का नहीं है ना बदर साहब, मामला ये है कि आपकी नीयत पे शक किया जा रहा है, और मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद यानी कि मंसूर अली शाह साहब, उनको रोकने के लिए, या ये कहें कि जी जो चीफ़ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उन्हीं को ही चीफ जस्टिस बने रहने देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को आप इंगेज करना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं, जिन लोगों ने आपका इस काम को पूरा करना है, जिस उम्मीद पर आप लगाए बैठे हैं, वो आपके साथ ये सवालात उठा रहे हैं। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब आ भी जाएं या उनको रोक ही दिया जाए, कोई और उनकी जगह आ जाए, वो उस तरीके से काम ना कर सके जिस तरीके से चाहते हैं। आगे भी तो देखे ना, एक दो चीफ जस्टिस ऐसे ही गए हैं जो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक नहीं चल पा रहे थे, नहीं करते थे, तो हुकूमत चल ही रही थी ना, क्या फर्क पड़ता है। तो मंसूर अली शाह साहब इज अ गुड मैन। देखें, प्राइम मिनिस्टर को, आप ही के प्राइम मिनिस्टर को देखें, मेरे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मैं तो देखें, सबसे ज्यादा फर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा है। देखें, एक चीज, जुडिशरी आए, जजेस चाहें तो क्या नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ही जुडिशरी ने है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज को आप हमें एक चीज को हमें समझने की जरूरत है कि वी हैव टू हैव अ सिस्टम जो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ चले, उसमें कोई शख्स हमारी पसंद का है, नापसंद का है, तो हमें वी हैव टू टेक देम अलोंग। तो उसके अंदर वी हैव टू कीप अ चेक एंड बैलेंस। इस सारे मामले के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जो सारा मामला आ रहा है वो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक हिस्सा बनने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द सिस्टम। अदरवाइज तो फिर ये है कि यहाँ पे कोई शुतरबे महाल है, कोई पूछने करने वाला ही नहीं है। यहाँ पे दीज आर नॉट 63A की जब इंटरप्रिटेशन हुई थी, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने उस टाइम लिखा था, तो पहली इंटरप्रिटेशन कुछ और थी, दूसरी कुछ और थी, और अभी फिर ये सीट्स के बारे में भी जो सारा मामला होगा सर, तो जब ये कानून साजी हो जाएगी, तरमीम हो जाएगी। मेरे पास वक्त कम है, मैंने फाइनल कमेंट शाहिद मसूद साहब से लेना है। शाहिद मसूद साहब, मैंने आपसे कानून नहीं समझना, मैंने आपसे ये समझना है कि कैसा महसूस होता है आपको कि आगे मौलाना फजलुर रहमान हो, वो वाले मौलाना साहब। मैं वो फीलिंग जानना चाहती हूँ, बस मुझे सिर्फ आखिरी 1-2 मिनट में आपने वो सिर्फ फीलिंग बतानी है सर। बहुत मैंने पूरे आज प्रोग्राम में मैंने आपसे कानून और जमहूरियत समझी है सर। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो फीलिंग क्या होती है, ओए डीजल, ओए एक परमिट, और उसके बाद एकदम से वो आगे खड़े हो और आप उनके पीछे खड़े हो हाथ बांध के कि नहीं जी जो मौलाना कहेंगे अस्सी तो वही करांगे। ये फीलिंग कैसी होती है सर? देखें, आगे मेरे भाई जुल्फकार बदर ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि ये लेगेसी कैरी करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो की। ये वो जमात थी जिन्होंने आईने पाकिस्तान 1973 दिया, और उन्होंने बरमला ये बात की कि आसिफ जरदारी साहब इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि अगर ये आईनी तरमीम जो है किसी फर्द वाहिद को जो है वो डिफीट करने के लिए की जा रही है, तो इसके अंदर बिल्कुल हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं है जो सिर्फ इसको अपोज कर रही है, जिनकी वजह से ये मामला ड्रैग हो रहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी भी जो है इस मामले के अंदर सीरियस रिजर्वेशन रखती है, और उसी वजह से ये मामला खटाई के अंदर गया। दूसरी बात जो आप मौलाना फजलुर रहमान की कह रही हैं, देखिए
आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई आदमी भी ठीक बात करेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हमने बात की कि ये पार्लियामान जिसके मुतालिक आगे जुल्फ़िकार बदर साहब ने कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा है। देखिए इसके ऊपर 10 सितंबर को हमला हुआ, उस हमले की आज तक FIR नहीं हुई। उस हमले के अंदर उसके बावजूद वहां पे पार्लियामान के अंदर बैठ के झूठ बोला जाता रहा, तो इसकी कहाँ पे हमने इसको मजबूत रहने दिया। और उसी पार्लियामान के अंदर अब हम इस तरह की लेजिस्लेशन पास करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ निगेट करेगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को, बल्कि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही हिला के रख देगी। तो मेरा ख्याल है कि ये होने नहीं जा रहा, क्योंकि ना तो इनके पास 2/3 मेजोरिटी है। मौलाना साहब ने तहिया कर लिया है कि मैंने अपनी सियासी मौत मरना नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने एग्जिस्ट करना है, तो इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना है, लेकिन प्रिंसिपल्स के ऊपर करना है। कहीं पे गिव एंड टेक नहीं होगा, कहीं पे कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। अगर उसूलों के ऊपर बात करनी है, इमरान खान साहब ठीक है सर, पॉइंट आ गया। देखते हैं अभी 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों की पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मुलाकात करते हैं।